अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। दो चीफ दो पैगामात, एक चीफ हैं आर्मी चीफ और दूसरे चीफ हैं चीफ जस्टिस। आर्मी चीफ का पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है इमरान खान साहब के लिए, और चीफ जस्टिस साहब का पैगाम क्या है उस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले आर्मी चीफ साहब का पैगाम। आर्मी चीफ साहब ने आज काकुल में पासिंग आउट परेड से ख़िताब किया है। बाकी सारी प्रोफेशनल बातें थी और वो सियासी बातें तो करते नहीं हैं, मगर एक बात आजकल मुसलसल वो कर रहे हैं और वो बात कहते हैं और फिर उसको एको किया जाता है, उसको दोहराया जाता है बार बार उनके इदारे की तरफ से। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जुमला दोहराया। वो पैगाम किसी और के लिए नहीं है, वो पैगाम इमरान खान साहब के लिए है। खामोश पैगाम। खामोश पैगाम तो चीफ जस्टिस साहब ने भी दिया था, और खामोश पैगाम से याद आया कि जिनके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने खामोश पैगाम दिया था पार्लियामेंट को, उनके खिलाफ एक और रेफरेंस आ गया है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब। और ये रेफरेंस आया सिंध बार काउंसिल से। उससे पहले उनके खिलाफ रेफरेंसेस की ढेर लगा हुआ है, मगर चीफ जस्टिस साहब ज़ाहिर है खामोश पैगाम दे दिया था कि जी मैं इनके खिलाफ रेफरेंसेस के लिए जुडिशल काउंसिल जो है उसका इजलास नहीं बुलाऊंगा, वो मैं उसमें समाज की तरफ जाने ही नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस साहब ने खुल्लम खुला बात की थी, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले जो आर्मी चीफ ने जो पैगाम दिया है वो खुला पैगाम है, खामोश पैगाम नहीं है। और वो पैगाम आइन और कानून के तहत है, इधर उधर भी नहीं है। वो पैगाम पाकिस्तान का आइन जो लिखता है कि जी असल हाकिमियत तो अल्लाह की है, मगर पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी जो है इस आइन के तहत अवाम की है। जिसको भुट्टो शहीद ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ दिन पहले जो कौमी सलामती के मुतालिक पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने जो जाकर ब्रीफिंग दी थी और सवालों के जवाब दिए थे, अपने ख़यालात का इज़हार किया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था। एक जुमला जो उनका बाहर निकाला गया था बाकी बातों के साथ साथ, वो ये था कि जी ताकत का महवर अवाम है, पार्लियामेंट कानून बनाए हम अमल करेंगे। काकुल में खड़े होके जहाँ से हमारे जवान जो है वो तरबियत लेकर अफसर बनकर कमीशन लेकर आते हैं और फिर वो लेफ्टिनेंट से लेकर आर्मी चीफ तक दायरे वो अपना तरक्की पाते हैं, वहाँ की तरबियत होती है। और वहाँ जो तरबियत हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस तरह की होती है वो ज़रा वहाँ होती है नहीं होती, लेकिन तकसीम एक जो है वो लकीर एक खींच ली जाती होती है। समझा जाता है आप और हम, फ़ौज और अवाम, सिविलियन और मिलिट्री, ये जो एक हमारे पाकिस्तान या ऐसे जैसे जो मुल्क हैं जहाँ पर सिस्टम कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर अगर आर्मी चीफ ये कहें जवानों को खड़े होकर, और नौजवान ज़ाहिर है जिनको तरबियत दी जाती है और जिनको किया जाता है, जो अपना जिनकी सहन साजी होती है, उनको जब आर्मी चीफ ये बात करे कि ताकत का महवर अवाम है, तो इसका मतलब है वो ये बात कर रहे हैं कि जी असल में आइन है सब कुछ, असल में पार्लियामेंट है सब कुछ, क्योंकि अवाम अपनी ताकत का इजहार पार्लियामेंट के ज़रिए करते हैं। अवाम अपने फैसले बजरिया पार्लियामेंट करते हैं। अवाम को लगता है कि जनाब फ़लाँ पार्टी का मंशूर ठीक है, लोग उनको वोट देकर पार्लियामेंट में मुंतखब करते हैं और उसके बाद फिर वो हुकूमत जो है वो अवाम की उस राय के तहत काम करने की पाबंद होती है। नहीं करते और बात है। हाँ, हमारे यहाँ तो मंशूर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने संजीदगी से कभी बनाया ही नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मंशूर संजीदगी से बनाती है, उसका नाम है पीपल्स पार्टी, जो प्रॉपर मंशूर कमेटी भी बनाती है और फिर जो मंशूर बनाने के बाद अपने इक़्तिदार में बार बार याद कराते हैं कि हमने ये मंशूर बनाया था, हमने 18वीं तरमीम, हमने अपना घर देने का वादा किया, रोज़गार देने का वादा किया, बिजली देने का वादा किया। आपको याद होगा किसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हुकूमत में इश्तिहार चला करता था, मेरे गांव में बिजली आई है, अब गैस जलेगी घर घर में। वादा किया था कि जी मैं घर घर बिजली पहुंचाऊंगी और गैस दूंगी। फिर रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, फिर वो उसको आगे लेकर गए। वो 100% उन्होंने नहीं किया। हुक्मरानी के इशूज़ पीपल्स पार्टी के हमेशा रहते हैं, मगर गुजारिश ये है कि मंशूर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं और उस मंशूर को फिर अवाम में लेकर जाते हैं और अवाम उनको मैंडेट देते हैं और मंशूर पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम लीग नून उनका अपना अलग से उनके जो अपना वो मंशूर बनाते हैं, मोटरवेज़ बनाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उनका मंशूर वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब मंशूर को कुछ समझते ही नहीं है। खान साहब इल्ज़ामात को इम्पोर्टेंस देते हैं
तो वो बात ज़रा मैंने दूसरी साइड पे ले गया। लेकिन तो अवाम जो मंशूर बनाते हैं और अपना पार्टी जो मंशूर बनाती है, अवाम उस मंशूर की बुनियाद पर पार्टी को मुंतखब करती है और फिर पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले किए जाते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट जो है वो अवाम के की तर्जुमान होती है। तो महवर जो होता है ताकत का वो अवाम होते हैं। अब ये बात अगर आर्मी चीफ कैडेट्स को खड़े होकर कहें, जिन्होंने कल को आकर बड़े अफसर बनना है जिनमें से कईयों ने, तो इसका मतलब है कि बच्चों को बताया जा रहा है, जवानों को, कि भाई ये जो कुछ करते रहे, कि हमने कहा कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ठीक जमाते नहीं हैं तो इमरान खान को पैदा करो, ये गलत है। ये फैसला काकुल में नहीं होगा, ये फैसला GHQ में नहीं होगा। आर्मी चीफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये फैसला किसी अदालत के कमरे में नहीं होगा। ये फैसला जो है ये होगा अवाम के वोट की पर्ची से। वो महवर है, वो डिसाइड करेंगे। इसको मैं इमरान खान के लिए पैगाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल, और आज भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे निकालने का जो उन्होंने फैसला था, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था या नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तो वो वापस लें, मुझे इक़्तिदार में वापस लाएं, मुझे दोबारा सपोर्ट करें। फ़ौज की तरफ से चिट्टा इनकार हो गया तो इमरान खान साहब का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है। पूरा महवर बना हुआ है। रोज़ाना ऑडियोज़ वीडियोज़ तो खैर नहीं आई, कहा जा रहा है कि वीडियोज़ भी हैं, लेकिन रोज़ाना नित्य नई ऑडियोज़ आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है। तो एक तो ये है जो आर्मी चीफ ये मुसलसल ये बात रिपीट करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं, ताकत का महवर अवाम है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एपॉलिटिकल होने का एक ऐलान किया गया था, वो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उस पर कायम है। जब ये हुआ था 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी हमने तो सियासत छोड़ दी, हमने गलतियों से सबक सीख लिया, उस वक्त भी मैंने ये गुजारिश की थी कि वक्त लगता है आदतें बदलने में। एक फ़र्द की आदत तब्दील नहीं होती, उसमें भी साल लग जाते हैं। तो एक इदारे की आदत है जो 70 साल से ज़्यादा की है, बल्कि ज़ाहिर है इदारा तो पीछे से आ रहा है, तो उस इदारे की आदत जो है जो वो बदलते बदलते भी कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर उसका इजहार बार बार हो रहा है तो ये मैसेज होता है रैंक्स एंड फाइल्स के लिए कि जी हमने अपना काम करना है, हमारा काम है मुल्क की सिक्योरिटी, हमारा काम है मुल्क की सरहदों का दिफा करना। पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, लीडरशिप बनाना हमारा काम नहीं है, गमलों में लीडर उगाना हमारा काम नहीं है। तो जब ये पैगाम जाए तो फिर उस तरफ देखने वाले इमरान खान साहब को तो मायूसी होती है। अब इमरान खान साहब जिस तरफ देख रहे हैं वो बेचारे खुद मुसीबत में हैं। अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि सिंध बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया। पहले हमारे दोस्त मियां दाऊद साहब ने इब्तिदा की थी। जैसे ही मज़ार अली अकबर नकवी साहब की ऑडियोज़ आई, उनके स्कैंडल्स आए कि किस किस तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर उनके अपना मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफात किए कस्टडी में, जो परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मज़ार अली अकबर नकवी साहब के 2 बेटे उनके फ्रंट मैन हैं। मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिए पूरी अदलिया को मैनेज किया हुआ है। तो वो वाले मज़ार अली अकबर नकवी साहब के मुतल्लिक़ इंकशाफात आते ही मियाँ दाऊद ने अपना रेफरेंस भेज दिया, और मियाँ दाऊद को रेफरेंस के लिए बयान हल्फी भी उनसे मंगवाया गया था, वो भी उन्होंने दे दिया। फिर मुस्लिम लीग नून की जो लॉयर्स फोरम है उन्होंने किया। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया कि जी हम भी करेंगे, वहाँ से भी रेफरेंसेस आए। आज सिंध बार काउंसिल ने रेफरेंस दायर किया है। जब ये रेफरेंसेस आना शुरू हुए तो उस वक्त आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बनाया था किसी मुकदमे में, उसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को बिठाया गया, और चीफ जस्टिस साहब ने बैठ कर कहा कि जी मैंने ये जो ऑडियोज़ हैं ये क्रेडिबल नहीं है, और मैंने इन जज साहब को बिठाकर खामोश पैगाम दिया है। किसको पैगाम दिया था? सियासतदानों को। किसको पैगाम दिया था? पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट में तकरीरें हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूछा था कि जी बताएं आज तक कितने जज आपने करप्शन के इल्ज़ामात में निकाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सबूत सामने आ चुके हैं, ऑडियो सामने आ चुकी हैं, गवाह सामने आ चुके हुए हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की गई, और चीफ जस्टिस साहब ने बेंच में बैठकर कहा कि जी मैंने खामोश पैगाम दिया है। तो वो वाले चीफ जो जज साहब हैं उनके खिलाफ एक और रेफरेंस आ गया है। अब खामोश पैगाम आता है नहीं आता, लेकिन वो वाले जज साहब जो हैं
वो उन्होंने 2 मई को पार्लियामेंट के जो कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया था, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको रोकने का जो ऑर्डर था, उस पर अमल दरामद रोकने का जो ऑर्डर था, उसका कि जो अगली समाअत है उसमें वो वाले जज साहब हैं। अब सवाल ये है कि एक और रेफरेंस आ गया तो ये जज साहब उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। इलेक्शन के मुतालिक जो मुकदमा था, जो फिर 4-3 से 3-2 का चला गया, फिर 9 रुकनी बेंच जो है वो 3 रुकनी बेंच बन गया, उस मुकदमे के दौरान भी मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब पर एतराज़ आए थे, तो दोनों रिक्यूज़ कर गए थे, दोनों ने अपने आप को अलहदा कर लिया था बेंच से। बाद में बराबर करने के लिए 2 और जज साहबान निकाल दिए थे, चीफ जस्टिस साहब ने निकाल नहीं दिए थे, उन्होंने तो अपनी राय दे दी थी, उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया था कि जी ये असकुद नोटिस बनता ही नहीं है। तो बहरहाल, तो एक तो ये कि जी मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ आ गया अपना रेफरेंस एक और। मगर एक और बात, इस्लामाबाद के हमारे दोस्त अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम AQS लाइव में एक ख़बर दी है, कड़ियाँ जोड़ी हैं, बता दिया है कि क्या हो रहा है, वो भी खामोश पैगाम ही है। उन्होंने बताया कि जनाब एक हमारे जो पंजाब के जो एंटी करप्शन के DG हैं सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, जिन्होंने कल रात उधम मचाए रखा परवेज़ इलाही के घर पर, ज़ाहिर है जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, उसके ऊपर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ। उनके ऊपर एक नैब का मुकदमा बना था 30 करोड़ की गबन का, और वो मुकदमा जब वो गुजरात में से DPO थे तो उन्होंने एक करप्शन का केस पकड़ लिया था अपने इदारे के अंदर। उन्होंने कहा था करप्शन हुई है 30 करोड़ की, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा हो गया था। तो बहरहाल उसमें वो करीम सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि 2020 का मुकदमा तो वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए हुए थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल ज़मानत करवा ली थी, पक्की ज़मानत 2020 में उनकी हो गई थी, नैब ने मुकदमा उनके ऊपर किया था। अब उनका 2020 वाला जो ज़मानत है, उस ज़मानत की मनसूखी के लिए नैब अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और उसके लिए 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में मुकदमा लगाया गया था। सुनना था चीफ जस्टिस साहब खुद, जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब। मगर उस दिन आपको पता होगा 27 को फिर खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाज है, तो वो नहीं आ सके थे, बल्कि आए थे, लेकिन 27 को उन्होंने एक दिन 27 को उन्होंने वो किया था, सिर्फ इलेक्शन वाला मुकदमा सुना था, जिसमें फिर उन्होंने कहा था कि जी वो मुनासिब सा हुक्म जारी करेंगे। अब वो अपील जो है वो अब दोबारा लग रही है 4 मई को काज लिस्ट में। मगर इसमें तब्दीली ये हुई है बकौल करीम सिद्दीकी साहब कि अब इसमें जस्टिस मंदोखेल बेंच से निकाल दिए गए, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, दोबारा बना दिया गया। जस्टिस मंदोखेल साहब की जगह जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है उनको शामिल किया गया। अब इसमें एक और चीज़ वो कड़ियाँ मिला रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यों हुआ है, ये हुआ क्यों है, वो सवाल उठा रहे हैं, और उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि एक साहब हैं जो चीफ जस्टिस साहब के करीबी रिश्तेदार समझे जाते हैं, मलिक अमजद नून साहब, उनका जिक्र भी बारहा आ रहा है आजकल। उनके ऊपर सोहेल ज़फ़र चट्ठा ने ये अभी 7 तारीख को, यानी आज हम बात कर रहे 29 है ना, तो 22 दिन पहले या 21 दिन पहले कह ले, एक मुकदमा दर्ज किया था एंटी करप्शन ने LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, कि वो उस कंपनी में थे। तो इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इन्होंने कोई अज़हर हयात नामी शख्स को ख़रीदारी के शोबे में लगाकर प्रिक्योरमेंट का मैनेजर लगाया, और उसमें जो है वो खुर्द-बुर्द हुआ, 23 करोड़ रुपए का गबन हुआ, उनके ऊपर मुकदमा। अभी मुकदमा दर्ज किसने किया? एंटी करप्शन ने। एंटी करप्शन के DG कौन? सोहेल ज़फ़र कौन से? जिनको 2020 में जिनको ज़मानत मिल गई थी, 3 साल के बाद नैब वो ज़मानत मनसूख करने आ गया। वो ज़मानत का मुकदमा 27 अप्रैल को लगा, नहीं उसकी समाअत हुई। बेंच में से जो बैलेंस था बेंच का, कि 2 जज साहबान जो थे वो चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल नहीं समझे जाते, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उनमें से एक को निकाल कर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को लगाया गया। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के मुतालिक कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस साहब के ग्रुप की जज है। हालांकि मतलब करते हुए हमें 100 बार सोचना पड़ता है बात करते हुए, लेकिन अब तकसीम है तो क्या करें। तो ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब एक ऐसे मुकदमे में कि जो अपील जो है ज़मानत की वो खुद सुन रहे हैं, जिसका जो अफसर है DG नैब, वो
उनके करीबी रिश्तेदार के ऊपर मुकदमे बनाने वाले इदारे के सरबराह है। सवाल तो उठ रहे हैं। फिर हम ये नहीं कह रहे कि चीफ जस्टिस साहब की नीयत ये होगी, बिल्कुल भी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, मगर जब इस तरह का मुकदमा हो, इस तरह की अपील को, इस तरह का की पिटिशन हो, तो फिर उसूल तो यही होता है कि जज साहब कह दें कि जी देखिए मैं आप अगर कहते हो तो मैं बैठूं वरना मैं, बल्कि फिर बदल जाती है इक्वेशन जो है, वो कंपोजिशन जो है बेंच की, वो बदल कर वो जो पलड़ा है ना, वो उसमें फ़र्क डाल दिया जाता है। तो ये बड़ा एक चीफ जस्टिस साहब की तरफ से पैगाम ही समझा जाए ना, क्योंकि कल ही परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ किया सोहेल ज़फ़र चट्टा ने, और फिर उनके करीबी रिश्तेदार के ऊपर उनके इदारे ने मुकदमा किया, तो एक खामोश पैगाम मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ के लिए की वजह से था, और एक यही होगा, फिर यही समझा जाएगा। हो सकता है लोग गलत समझ रहे हैं, हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं, लेकिन तासुर तो ये आ रहा है ना। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।